तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि करंट क्या होता है, और करंट को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। देखो, कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके ऊपर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब चार्जेस कितने तरह के होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वापस आते हैं हम किस पे? करंट पे। तो जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो करंट हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो करता है एक थ्रू अ कंडक्टर और इन अ यूनिट टाइम। तो हमारे पास जब चार्ज जो है वो किसी कंडक्टर से या किसी एरिया से, ठीक है, कंडक्टर या किसी एरिया से फ्लो करता है कुछ टाइम में, तो उसी चार्ज के चलने को, चार्ज के फ्लो होने को हम क्या कहते हैं? करंट। और करंट को हम डिनोट करते हैं सिंबल से, उस सिंबल को कहते हैं आई। और इसका फार्मूला अगर हमें लिखना हो तो आई इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। और ये जो क्यू है, ये जो सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है हमारे पास? क्यू जो सिंबल है ये चार्ज का सिंबल है। तो अगर चार्ज को आपको डिनोट करना है तो चार्ज को आप क्यू से डिनोट कर सकते हो। तो आई किसके बराबर हो गया? क्यू बाई टी। और ये क्यू क्या चीज़ है? ये क्यू है चार्ज, और टाइम टी क्या शो करता है? टाइम। तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया किसी एरिया से या किसी कंडक्टर से, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास करंट का फार्मूला। अब करंट को नापने का जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्पेयर। और इसको एम्पेयर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास, इसके बाद अगर कोई हमें पूछे कि एक एम्पेयर करंट जो है वो कितना होता है, तो एम्पेयर किसका यूनिट है? करंट का। तो मतलब, तो ये हम लिख सकते हैं जब अगर किसी कंडक्टर में एक कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करे, ठीक, और 1 सेकंड के अंदर फ्लो करे, ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पेयर। तो पहले, अब आप सोचोगे ये कूलम क्या होता है, तो जैसे हम करंट को नापते हैं किससे? करंट को का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास? एम्पेयर। उसी तरीके से अगर हमें चार्ज को नापना है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो चार्ज को नापने के लिए जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, उसको हम कहते हैं कूलम। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो 1 एम्पेयर क्या होता है? जब एक कूलम चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा होता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हमारे पास 1 एम्पेयर का क्या हो गया है? करंट हो गया है। अब इसके बाद हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। तो कितना काम करना पड़ता है हमें ताकि हम एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखें, उसी काम को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा। ये चार्ज था, चार्ज पहले यहाँ पे था, अब चार्ज को उठा के हमने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से उठा के यहाँ तक रखने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हमें डिनोट अगर करना हो तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं V। ठीक है, और इसका अगर हम SI यूनिट की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट की, तो वो होता है वोल्ट्स। और वोल्ट्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल
V के साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, दो चीज़ें देखी। एक करंट जो होता है वो हमारे पास होता है कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो किया, और उसी तरीके से हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है कि हमने कितना काम किया, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए। तो इसको अगर हमें फार्मूले की शक्ल में लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज़ कि हमने कितना काम किया एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, वर्क को डिनोट कर सकते हैं हम किससे, W से। तो W किसको शो करता है, वर्क को, और Q किसको शो करता है, चार्ज को। तो कितना काम किया एक यूनिट ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरी जगह ले जाने को, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं V से। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम किससे डिनोट कर सकते हैं, V से। तो V किसके बराबर हो गया, W/Q। तो एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया, I इज इक्वल टू Q/T, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज इज इक्वल टू W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक दूसरा वर्ड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं वोल्टेज। वोल्टेज हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसका मतलब एक ही होता है। जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफ़ाइन किया था उसी तरीके से हम 1 वोल्ट को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो वर्क का यूनिट होता है जूल। तो जब हम 1 जूल काम करेंगे और 1 कूलम चार्ज को उठा के अगर हमें दूसरी जगह पहुंचाना है, मतलब ये चार्ज यहाँ पे था 1 कूलम का, इसको हमने उठाया दूसरे पॉइंट पे लेके गए, और तब हमारे से जो काम हुआ वो कितना हुआ, 1 जूल का काम हुआ। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। जब हमने 1 जूल काम किया 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो इसी को क्या बोल देते हैं, 1 वोल्ट, ठीक है। और इसको हम जूल डिवाइडेड बाई कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, J/C⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर। तो अब हम बात करते हैं, इससे भी पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे अगर हमें एक सेल को शो करना है, तो सेल को शो करने के लिए हमें जो सिंबल यूज़ करना पड़ेगा वो ऐसा यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एक लंबी लाइन, उसके सामने एक छोटी लाइन, और ये जो लंबी लाइन होती है ये पॉजिटिव चार्ज को शो करती है और ये नेगेटिव चार्ज को शो करती है, ठीक है। अब अगर हमें बैटरीज, एक बैटरी के बाद दूसरी बैटरी हमने कनेक्ट की तो उसको हम ऐसे शो करते हैं, मतलब वही बैटरी का सिंबल, उसके सामने एक और बैटरी का सिंबल, उसके सामने एक और बैटरी का सिंबल। उसी तरीके से जब हम एक स्विच को शो करते हैं, तो स्विच अगर ओपन है, ओपन का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। और उसी तरीके से स्विच क्लोज का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास बल्ब है तो बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब स्विच जो है वो कौन सी है, क्लोज्ड है। और अगर बल्ब बंद है तो इसका मतलब क्या है, स्विच जो है वो ओपन है। अब अगर वायर का जॉइंट हमें शो करना है कि एक वायर को हम दूसरी वायर के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उसको हम इस तरीके से शो करेंगे। और उसी तरीके से अगर एक वायर जो है वो दूसरी वायर के साथ जुड़ नहीं रही, बाहर से जा रही है, तो ऐसे केस को शो करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला। और बल्ब को शो करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस सिंबल से शो कर सकते हैं या इससे। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हमें अगर शो करना है तो इस सिंबल से हम शो कर सकते हैं। और कभी कभी हमारे पास रेजिस्टेंस ऐसा होता है जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, तो उस वक्त हम उसको शो इन दो सिंबल से कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है तो ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, मगर फिलहाल आप ये समझो कि रेजिस्टेंस को डिनोट कैसे करते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है तो ऐसे, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बदल रही है, बदल सकते हैं हम, तो या ऐसे शो करेंगे या ऐसे शो करेंगे। उसी तरीके से करंट को नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं एम मीटर। उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं,
और उसी तरीके से करंट वोल्टेज को नापने के लिए भी हमारे पास एक सिंबल, तो उसको हम ऐसे शो करते हैं। तो ओम्स लॉ हमारे पास कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक मेटालिक वायर से अगर फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, अगर टेम्परेचर को हम बदलते नहीं। तो इस चीज़ को समझो। मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। ये उस लंबी वाली डंडी पॉजिटिव और ये छोटी वाली डंडी नेगेटिव चार्ज को शो करती है। अब हमारे पास जो चार्ज की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो हम सर्किट में शो करते हैं। रियलिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। रियलिटी में क्या होता है, माइनस की तरफ से जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। बट जब ये कन्वेंशन बनी थी उस वक़्त ये पता नहीं था, इसलिए उस वक़्त उन्होंने जो कन्वेंशन रख दी वो कौन सी रखी कि पॉजिटिव से जो है वो करंट फ्लो करता है और नेगेटिव वाली साइड जाता है। तो अब हमें यही जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो सर्किट में ड्रा करने के लिए क्या, करंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक एमीटर लगा दें, ठीक। एमीटर क्या नापेगा, करंट को। तो करंट को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है उसका क्या नाम है, एमीटर। तो अगर हमने एमीटर लगा दिया और हमने वहाँ से करंट को निकाला, तो किसको फाइंड किया, करंट को। करंट का क्या सिंबल था, आई। और साथ में हमने क्या किया कि कोई दो पॉइंट थे, उसके अक्रॉस हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी भी फाइंड किया, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी वोल्टेज भी बढ़ेगी, और अगर करंट घटेगा तो वैसे ही वोल्टेज भी घटेगी। मतलब एक चीज़ बढ़ेगी, ये चीज़ बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी, ये चीज़ घटेगी तो वोल्टेज भी घटेगी। इस तरह के रिश्ते को कि एक चीज़ अगर बड़ी हो दूसरी भी उसके साथ बड़ी होती है, और एक चीज़ अगर छोटी होती है तो दूसरी भी उसी के साथ छोटी हो जाती है या कम हो जाती है, इस रिश्ते को हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब भी हम मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं, तब हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो V इज इक्वल टू आई, मगर हमें साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में डिनोट कर सकते हैं R से। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे ये जो R होता है, इसी R को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस करता क्या है कि मान लो ये करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ करंट जा रहा है, जो उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है, जो उसको ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। करंट को एक पल के लिए आप पानी मान लो, तो पानी अगर इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते में मान लो ये कंकर पड़े हुए हैं जो क्या करते हैं, पानी के रास्ते को ख़राब करते हैं, रोकते हैं पानी के फ्लो को। तो यही जो रुकावट है जो पानी को सामने फेस करनी पड़ती है, ये रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से अगर करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट को जो रुकावट का सामना करना पड़ेगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वही चीज़ जो है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें टेम्परेचर को सेम ही रखें तब हमारे पास जो है वोल्टेज वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया, कांस्टेंट V इज इक्वल टू आई कांस्टेंट, और उस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला आ गया V इज इक्वल टू आई आर। अब हमारे पास तीन फार्मूले हो गए, क्या, करंट इज इक्वल टू चार्ज कितना फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कितना काम किया एक यूनिट चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने के लिए। और अब हमारे पास तीसरा फार्मूला भी आ गया है ओम्स लॉ के तहत, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो V इज इक्वल टू आई आर है, इससे हम दो फार्मूले और भी निकाल सकते हैं।
जैसे अगर मैं रेजिस्टेंस को इसी तरफ रखूं और आई को पार भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये आई आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पार जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू आर। ये अगर आर निकालना हो तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये। उसी तरीके से v इज इक्वल टू आई आर है हमारे पास। अगर हमें i फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस r को कहाँ भेजेंगे, पार। तो पार r जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो v डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू आई। तो इसी v इज इक्वल टू आई आर से हमारे पास 3 फार्मूले भी निकल सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर के। अब हम देखते हैं एक नया कंसेप्ट, वो है जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब देखना, हमारे पास जो भी करंट के रास्ते में रुकावट आती है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हम करंट को, रास्ते को और ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन होता क्या है। ये देखो, ये रेजिस्टेंस का सिंबल क्या हमने बताया था, इस तरीके का। अब अगर इसके सामने एक और रजिस्टर में लगा दूं और इसके सामने एक और रजिस्टर लगा दूं, इस तरह के रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। पहले वाले रजिस्टर का हम नाम रख सकते हैं R1, दूसरे वाले का रख सकते हैं R2 और तीसरे का क्या नाम रख सकते हैं, R3। अब क्योंकि ये सर्किट बनाना है, हमें ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, तो हर चीज़ में हर बार हम क्या करेंगे, एक पावर की सप्लाई देंगे। और पावर की सप्लाई किससे देंगे, बैटरी से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब ये हमने कर दी सर्किट कंप्लीट। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे कहीं पे एक स्विच भी जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर स्विच शो करनी हो तो हम कैसे शो करेंगे, ऐसे। अगर ये ऐसे रखेंगे इसका मतलब है करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये ओपन स्विच है। अगर क्लोज स्विच शो करनी है तो हम कैसे कर देंगे, ऐसे। तो अब जो है वो करंट जो है इस सर्किट के अंदर फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा कनेक्शन होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर जुड़ा हुआ वापस आके नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्किट। तो अब ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। तो रजिस्टर सीरीज में क्या होते हैं, जब एक रजिस्टर के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, और सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब जब रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास यहाँ पे करंट होता है वो हमारे पास सेम होता है। मतलब जो R1 से करंट फ्लो करेगा वही R2 से फ्लो करेगा, वही R3 से फ्लो करेगा। मगर जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि करंट हमारे पास सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट रहती है। ये याद कैसे रखोगे, मान लो ये एक पानी की पाइप है, इस पाइप के आगे मैं 3 पाइपें और बना देता हूँ। तो अगर यहाँ से पानी आ रहा था तो कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। तो जितनी पाइपें मैं एक पाइप के आगे से निकालूंगा पानी के उतने रास्ते हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर इस पानी की जगह मैं इसको करंट मान लूँ तो करंट को जितने रास्ते मिलेंगे चलने के लिए वो उतने रास्तों पे चल पड़ेगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो जितने रास्ते उतने रास्तों पे क्या चलने लगेगा, करंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट का रास्ता एक ही है, यहाँ से करंट जा रहा है सीधा वही रास्ता, आगे आगे रास्ता कोई डिवाइड नहीं हुआ, वही रास्ता चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो करंट सेम रहेगा। तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। यहाँ पे भी करंट आई होगा, यहाँ पे भी करंट आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, और बाहर भी जो निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, आई। अब अगर मैं यहाँ पे करंट को नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दूँ तो लगा सकता हूँ। वो कैसे लगाऊंगा, ए, एक सर्कल बना के ए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ से चल के आ रहा है तो इस तरफ पहले पॉजिटिव पहुँचेगा फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने एमीटर का निशान भी लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि करंट जो है वो सेम रहता है, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट। अब वोल्टेज को जो नापते हैं, वोल्टेज को नापने के लिए हम जो चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से
एक वायर ऊपर, यहाँ से एक वायर ऊपर, और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। और वोल्ट मीटर क्या करता है, वो वोल्टेज को नापता है। और यहाँ से भी उसी तरीके से, और यहाँ बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ये क्या नापेगा, वोल्टेज। और वैसे ही यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये भी क्या नापेगा, वोल्टेज। अब हमने ये क्या कहा कि यहाँ पे जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज डिफरेंट रहती है। तो अगर वोल्टेज डिफरेंट रहती है तो हम क्या कह सकते हैं, पहली वोल्टेज को कह सकते हैं V1, दूसरी को कह सकते हैं V2 और तीसरी को V3। एक चीज़ आप याद रखना कि जब आपको करंट नापना होता है, ठीक है, तो आप एमीटर को वायर के बीच में लगाते हो, और जब आपको रेजिस्टेंस या की मदद, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको वोल्टेज निकालनी होती है, या किसी भी दो पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालनी पड़ती है, वोल्टेज, तो आप वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करते हो। मतलब दो वायर्स, यहाँ से भी एक वायर लेके ऊपर जाते हो, यहाँ से भी एक वायर लेके ऊपर जाते हो, और वहाँ पे आप वोल्ट मीटर को क्या करते हो, कनेक्ट। इस तरह के कनेक्शन को हम सीरीज़ कहते हैं, इस तरह के हम पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल को हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप ये याद रखो कि अगर हमने करंट को नापना है तो करंट को ऐसे नापने, उसको शो करना है सिंबल तो ऐसे, और अगर आपको वोल्टेज नापनी है दो पॉइंट के बीच में तो उसके लिए आप जो वोल्ट मीटर है वो इस तरह से कनेक्ट करोगे। तो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमने क्या बोला है कि करंट क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज क्या होती है वो हमारे पास डिवाइड हो जाती है। तो ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ की लास्ट वाली डेरिवेशन हमने क्या की थी कि ओम्स लॉ कहता था क्या, V इज इक्वल टू आई आर। और हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है वोल्टेज बदलेगी, अलग अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, क्योंकि वो डिवाइड हो जाती है सीरीज़ के अंदर। तो एक वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी, V1, दूसरी वोल्टेज क्या हो जाएगी, V2, तीसरी वोल्टेज क्या हो जाएगी, V3। तो V1 क्या हो जाएगी, जैसे V इज इक्वल टू आई आर था उसी तरीके से V1 क्या हो जाएगी, I तो सेम रहने वाला है तो I की जगह I ही लिखेंगे, क्योंकि I डिवाइड, सीरीज़ कनेक्शन में I जो है वो क्या रहता है, सेम, वो डिवाइड नहीं होने वाला, तो I की जगह I। रेजिस्टेंस, क्योंकि ये वोल्टेज 1 है तो वोल्टेज 1 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो कौन था, R1, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1। उसी तरीके से V2 इज इक्वल टू IR2, और उसी तरीके से V3 इज इक्वल टू IR3, क्योंकि ये थर्ड रेजिस्टेंस की वोल्टेज है। अब अगर हम देखें तो जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज जो होती है वो जो सारी की सारी वोल्टेजेस हैं उसका सम होती है। तो टोटल वोल्टेज V है वो क्या होगी, सारी वोल्टेजेस का सम। तो सारी वोल्टेजेस कौन सी हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V किसके बराबर है, IR के, तो इसके नीचे लिखो IR। V1 किसके बराबर है, IR1 के, तो इसके नीचे लिखो IR1। V2 किसके बराबर है, IR2 के, और V3 किसके बराबर है, IR3। अब हम इस I और इस I को क्या ले सकते हैं, कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे IR, ये I और ये I इक्वल टू के इस साइड वाली उस साइड वाली कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस R को हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो स्मॉल हम S इसके लिए डिनोट कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होता है, जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए हैं बस उनको प्लस कर देना है, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखो कि रेजिस्टेंस को नापने के लिए जो आपके पास यूनिट होता है उसको हम ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं ओम। क्या कहते हैं, ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ आपको समझ आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या फिर रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल को समझने के लिए पहले हम पैरेलल रेजिस्टर्स को बनाते कैसे हैं वो समझते हैं। मान लो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, अब पैरेलल इसका क्या होगा, ऐसी चीज़ जो इसके, जैसे मैथ्स में पैरेलल होता है, जैसे ये एक लाइन है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो उसी तरीके से रजिस्टर को रजिस्टर के हमने क्या करना है, पैरेलल। एक रजिस्टर ये, इसके पैरेलल एक हमने दूसरा रजिस्टर लगा देना है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, और एक और हम 3 रजिस्टर लगाते हैं, तीसरा भी क्या कर देना है, पहले के पैरेलल। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 के 3 जो रजिस्टर्स हैं ये क्या हैं, हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वही हर एक का नाम हम लिख देते हैं, इसका R1, इसका R2 और इसका
3। अब इसको भी हम क्या कर देते हैं, करंट की सप्लाई दे देते हैं। तो करंट की सप्लाई कैसे, एक बड़ी डंडी और एक छोटी डंडी, और ये हमने इसको सप्लाई दे दी, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। तो ऐसे अब हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है। अब मैंने क्या कहा था, करंट को आपने किस तरीके से मानना है, जैसे कि ये पानी जा रहा है। तो अगर ये पाइप थी पानी की, अब इसको आगे जाने के लिए कितने रास्ते हो गए हैं, यहाँ पे 3 रास्ते हो गए हैं। तो कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ चला जाएगा, कुछ पानी यहाँ। उसी तरीके से करंट को भी क्या है, ये करंट पानी की तरह अगर मानो तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ। तो करंट को जितने रास्ते मिलेंगे चलने के लिए उतने रास्तों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता कौन सा है, ये है, और तीसरा रास्ता ये है। तो अब हमारे पास चलने के लिए करंट के पास कितने रास्ते हैं, 3। तो ये तीनों रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस बार अगर डिवाइड हो जाएगा या डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2, यहाँ पे I3। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए आपने क्या याद रखना है, आपने एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो I है, जो करंट है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। अब वोल्टेज सेम क्यों रहती है, वोल्टेज क्या होती है कि कितना काम करना पड़ा हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को उठा के ले जाने के लिए, मतलब यहाँ से हमने कोई कितना काम करना पड़ा है चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे ले जाने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो जो भी हमें काम करना पड़ेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करना पड़ेगा। ये R1 के लिए भी ये पॉइंट सेम है, R2 के लिए भी ये पॉइंट सेम है, और R3 के लिए भी ये पॉइंट सेम है, और एंडिंग पॉइंट भी जो है R1 के लिए भी सेम है, R2 के लिए भी सेम है, और R3 के लिए भी सेम है। तो इसलिए वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी। तो ये चीज़ इसके लिए याद रखनी है। अब इसका भी हम फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे पिछली बार क्या था, वोल्टेज जो थी V जो थी वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर थी, टोटल वोल्टेज, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज बढ़ रही थी। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे करंट बटेगा, तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस बार हम करंट से स्टार्ट करेंगे। तो I हमारे पास इस बार क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो चीज़ बढ़ रही होगी उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पैरेलल कनेक्शन में क्या अलग अलग होता है, करंट, तो इसलिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर मैं बात करूं तो V इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, IR। तो अगर I निकालना है तो क्या होगा, ये R पार चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो मतलब मैं I की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई R। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई R। उसी तरीके से I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई R। मगर I1 है तो इसका मतलब करंट कौन से रजिस्टर से फ्लो कर रहा है, R1 से, तो V बाई R1। उसी तरीके से I2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई R2, और I3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई R3। अब हर जगह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं V को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। इक्वल टू के पार से क्या ले सकता हूँ, V को कॉमन। तो जो ही V को कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इधर क्या, V/R। तो ये V और ये V आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस 1/R को हम लिख सकते हैं RP, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो होता है उसको अगर निकालना है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। क्या, अगर पूरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, 1/, अगर रेसिप्रोकल इसको क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ 1/, की शक्ल में हो, जैसे 1/x या 1/y, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल भी, ठीक है, x का रेसिप्रोकल, इसको हम कह सकते हैं y का रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि रेसिप्रोकल जो है टोटल रेजिस्टेंस का, ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है टोटल रेजिस्टेंस का, और ये क्या है, रेसिप्रोकल है पहले रेजिस्टेंस का, ये रेसिप्रोकल है दूसरे रेजिस्टेंस का, और ये रेसिप्रोकल है तीसरे। तो तीनों रेजिस्टेंस जो है, तीनों रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो आप चाहे इंग्लिश में मत ही जाओ, बट सिर्फ आप ये याद रखो कि 1/RP करेंगे वो किसके बराबर होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने फार्मूले होंगे वो सारे के सारे हम जो हैं अब लिख लेते हैं। तो क्या क्या फार्मूला हो गया अभी तक हमारे पास,
एक फार्मूला हुआ हमारे पास क्या, V इज इक्वल टू आई आर, और सबसे पहला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला क्या था V का, V इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। तीसरा फार्मूला ये हो गया, और चौथा फार्मूला क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और चौथा फार्मूला क्या है, K 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। तो अब ये देखो कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को अभी तो हमने बताया था, इसको डिनोट किससे करते हैं, आर से, बट ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये चीज़ भी आप देखो। अब ये मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, वायर है, ठीक है, तो जो इस वायर का ये एरिया है, ठीक है, इस जितना एरिया ये ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, और जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। तो मतलब रेजिस्टेंस जो है, एरिया अगर हमारे पास कम होगा तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और उसी तरीके से अगर हमारे पास एरिया जो है वो ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस तब क्या हो जाता है, कम। मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, और उसी तरीके से इस तरह के रिश्ते को हम क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, ठीक है, मतलब इसको हम सीधा ही पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, कि एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम हो जाता है, और एरिया अगर घटता है तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, मान लो आपके पास, मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट है, रेजिस्टेंस क्या है, रुकावट, जो करंट के रास्ते में आती है उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो मान लो कि ये मेरे पास पानी की पाइप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर पतली पाइप होगी तो उसको रुकावट ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, और अगर मोटी पाइप होगी तो उसको कम रुकावट का सामना करना पड़ेगा। उसी तरीके से करंट अगर पतली वायर से जाएगा तो उसको ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और अगर मोटी वायर से जाएगा तो उसको कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पानी आसानी से चला जाता है तो मतलब करंट भी आसानी से चला जाता है। अगर यहाँ पे मान लो कि पतली वायर में अगर पानी को जाने में मुश्किल होती है तो रेजिस्टेंस को जो है, पानी को मुश्किल होती है, मतलब पानी को ज़्यादा रुकावट है, तो इसी तरीके से अगर करंट जाएगा अगर पतले रास्ते से तो उसको भी ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन। तो आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो इसका एरिया होता है उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अब रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे भी डिपेंड करता है, मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ लंबी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कंडक्टर छोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसको भी आप ऐसे समझ लो, पानी, मान लो ये दरिया है, बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, तो अगर छोटा रास्ता है, ठीक है, तो बीच में पत्थर पड़े हुए हैं, तो छोटे रास्ते में रुकावट क्या है, यहाँ से रुकावट स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। और अगर बड़ा दरिया है, लंबा दरिया है, तो यहाँ से रुकावट स्टार्ट हुई और चलती रही यहाँ तक, तो जितना लंबा रास्ता उतनी ज़्यादा रुकावट। तो उसी तरीके से करंट को भी, अगर छोटा सा कंडक्टर है तो रुकावट यहाँ तक ही सामना करना पड़ेगा, अगर लंबा कंडक्टर है तो रुकावट को ज़्यादा देर तक उसको जो है वो रेजिस्टेंस सामना करना पड़ेगा, वो रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस भी जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। तो इस तरह के रिश्ते को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ को मैंने डिनोट किया एल से। तो हमारे पास दो चीज़ें होगी, क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर इन दोनों इक्वेशनों को मुझे एक करना पड़े, ठीक है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन नहीं है, मतलब एक हमारे पास ये इक्वेशन ही आप बोल लो, ठीक है, इक्वेशन तो वैसे जब तक इक्वल टू आता है तब इक्वेशन, तो एक हमारे पास ये चीज़ है, एक चीज़ ये है। तो अगर इन दोनों को हमें एक करना पड़े, मतलब हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी
आर इसके भी प्रोपोर्शनल है, आर इसके भी प्रोपोर्शनल है। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, अगर आर इसके भी प्रोपोर्शनल है, आर इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो सामने था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ऊपर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला नीचे। उसी तरीके से अगर कोई और चीज़ भी होती है, अगर इसको समझो, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे कुछ वाई होता, वो किसी एक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, और हमारे पास यही वाई जो है ये किसी आर से क्या होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो इसको हम लिख सकते थे वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सामने है एक्स और जो नीचे डिवाइड में है आर। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी जो है वो लिख दिया। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। जैसे हमने पीछे हमने ओम्स लॉ में जो हमने क्या किया था कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाया था, तो यहाँ पे भी लगाते हैं। तो आर इज इक्वल टू, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटा दिया। तो जो ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं तब एक कांस्टेंट से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उस कांस्टेंट को हम इस सिंबल से शो करते हैं, और आगे एल बाई ए। ये क्यों आया, क्योंकि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने क्या किया, इक्वल टू में कन्वर्ट किया। जो ही हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मतलब r इज इक्वल टू एल बाई ए अगर करेंगे तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही जो कांस्टेंट है वो क्या है, ये वाला सिंबल। इस सिंबल को हम कहते हैं रो, इस सिंबल को क्या कहते हैं, रो। और ये जो रो है ये क्या करता है, इस रो का दूसरा, अगर यहाँ पे इस फार्मूले में इसको बात करें, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जैसे v इज इक्वल टू आई आर था, तो इस r को हम क्या कहते थे, रेजिस्टेंस। वैसे ही हम इस रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला। अब अगर इस रेजिस्टिविटी का अलग से फार्मूला निकालना है तो हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब हमें ये चीज़ अगर निकालनी है तो हम a को पार भेज सकते हैं, तो a को पार भेजा तो r a बन गया, इधर क्या रह गया, रो एल। अब एल को अगर हम पार भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, आर ए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो पार जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो इज इक्वल टू रो। तो हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो अब हमारे पास एक और फार्मूला भी आ गया। तो अब कितने फार्मूले हमारे पास आ गए, एक आ गया करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, दूसरा आ गया वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज, तीसरा हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल को क्या, 1/RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। और अभी हमारे पास जो नया हमने देखा था ओम्स लॉ भी क्या कहता था, V इज इक्वल टू आई आर, एक फार्मूला ये हो गया। और उसके बाद जो अभी अभी हमने किया है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और उसी तरीके से हमारे पास रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो इतने हमारे पास क्या हो गए, फार्मूले हो गए जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का भी हमारे पास एक एसआई यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं ओम मीटर से। ठीक है, तो ये किसका यूनिट है, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या, ओम मीटर। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी को हम कैसे मापते हैं, ओम मीटर में। ठीक है, अब इसको अगर आप निकालना चाहो, तो अगर ये निकालना चाहो कि ये ओम मीटर कैसे आया, तो रेजिस्टिविटी का क्या फार्मूला है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस का हमने पहले यूनिट पढ़ा क्या, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये मीटर और ये स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। अब इसके बाद हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब करंट किसी भी कंडक्टर से चलता है, ठीक है, जाता है, तो जाते जाते वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस हीट के लिए हमें एक डेरिवेशन करनी है, तो वो हम करते हैं।
सबसे पहले हम निकालते हैं पावर क्या होती है। पावर क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी काम को करने के रेट को ही हम क्या कहते हैं, पावर। और इसको अगर मैथमेटिक्स में लिखना है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, रेट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को हम कितने टाइम में करते हैं उसी को क्या कहते हैं, रेट। तो पावर क्या होगी, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर को मैं डिनोट कर सकता हूँ P से, वर्क को डिनोट कर सकता हूँ W से, और टाइम को T से। तो पावर किसके बराबर हो गई, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने एक फार्मूला पीछे भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज किसके बराबर होती है, वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अगर यहाँ से हमें वर्क को निकालना है तो W को यहीं रहने देंगे, Q को क्या भेज देंगे, पार। तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, वर्क विल बी इक्वल टू वी क्यू। तो इस वर्क की जगह P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, तो इस W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वी क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्या हो गया हमारे पास, P इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो क्यू बाई टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I। तो यहाँ पे क्या है, क्यू बाई टी। तो यहाँ पे मैं क्यू बाई टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, I। तो पावर इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I। तो ऐसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसी एक्सप्रेशन को एक बार दोबारा लिखो, क्या कहते हैं, पावर को दोबारा लिखते हैं। तो पावर क्या है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। तो वर्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो वी आई। बट ये जो वर्क है, जो भी काम हुआ, काम करने की वजह से हीट पैदा होती है। तो जब मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसको करने के लिए जो काम लगता है, मगर ये काम होने की वजह से एक जगह से जब करंट दूसरी जगह जाता है तो ये जाने के काम होने की वजह से हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट। तो मतलब ये जो काम होगा, जो ये वर्क है, ये किसके बराबर होगा हमारे पास, हीट के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं वर्क की जगह, इस W की जगह, इस W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H। क्या लिख सकते हैं, H। इधर देखना, तो इस W की जगह क्या लिख सकते हैं, H, बाकी डिवाइडेड बाई T। तो ये W बाई T किसके बराबर था, थोड़ा सा अलग से मैं लिख देता हूँ साफ ताकि आपको समझ आए। तो ये क्या है, W बाई टी किसके बराबर है, ऊपर वी आई के, ये W बाई टी इसके बराबर है। तो W की जगह मैंने क्या कहा, मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट। हीट को मैं डिनोट करता हूँ H से। तो H बाई टी इज इक्वल टू वी आई। और उसी तरीके से H किसके बराबर लिख सकता हूँ, वी आई टी के। तो हीट किसके बराबर होती है, वी आई टी के। ठीक है, तो अब आपके पास एक और फार्मूला आ गया कि ही इज इक्वल टू वी आई टी। वी इज वोल्टेज, आई इज करंट एंड टी इज द टाइम। अब इसकी शक्ल मैं बदल भी सकता हूँ। देखो, अगर मैं v की जगह v की वैल्यू डाल दूँ ओम्स लॉ वाली, तो h इज इक्वल टू वी किसके बराबर होता है, आई आर। और आगे फिर ये v की जगह क्या लिख दिया, आई आर। उसके बाद क्या, आई, तो लिखा आई, और आगे t। तो आई कितने हो गए, दो। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आई से मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई स्केयर। तो ये आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आई स्केयर। आगे क्या है, आर, और फिर टी। तो हीट को हम ये भी लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ठीक है, तो हीट का एक फार्मूला ये हो गया वी आई टी, और दूसरा फार्मूला क्या हो गया, आई स्केयर आर टी। तो उसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ के क्या फार्मूला हो गए, पावर किसके बराबर होता है, वी आई के, और हीट किसके बराबर होती है, वी आई टी के, या फिर यही बराबर होती है किसके, आई स्केयर आर टी के। अब यहाँ पे देखो, पावर जो है वो बराबर है वी आई के। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी हम वी की जगह क्या लगाएं, आई आर लिखते हैं, तो क्या होगा, वी की जगह लिख दिया आई आर, और आगे हम क्या लिख सकते हैं, आई का आई। तो आई दो बार है तो क्या, आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्केयर आर। तो पावर किसके बराबर है, वी आई के भी बराबर है, इज इक्वल टू आई स्केयर आर के भी बराबर है। और उसी तरीके से एक और चीज़ देखो, पावर किसके बराबर है, वी आई के। अब अगर मैं चाहूँ तो आई की जगह
ओम्स लॉ की वैल्यू से उठा के लिखूं तो आई किसके बराबर होता था, वी हमारे पास बराबर होता था किसके, वी इज इक्वल टू आई आर। तो उसी तरीके से अगर आई यहाँ से निकालना हो तो वो क्या होता है, वी बाई आर। तो आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर। तो वी यहीं पे और आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर। तो वी दो हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो वी स्केयर आर। तो पावर मेरे पास क्या बराबर आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर आर। तो अब पावर के कितने फार्मूले हो गए आपके पास, तीन। एक क्या, पावर इज इक्वल टू वी आई। दूसरा क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू आई स्केयर आर। और तीसरा क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। तो या फिर आप डायरेक्ट लिखो, पावर इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्केयर आर इज इक्वल टू वी स्केयर आर। तो कोई भी फार्मूला जो है आप पावर के लिए यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या चीज़ दी है और क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो आपको वोल्टेज और करंट दिया है तो ये वाला फार्मूला, अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फार्मूला, और अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है लगभग यही जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और जो भी नोट्स हैं बुक को रीड करो तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अब अगर मैं पूरी की पूरी आपको एक फाइनल लिस्ट दे दूं कि क्या क्या हमने यहाँ पे जितने भी फार्मूले, सबसे पहले हमने किसको डिफाइन किया था, करंट को, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर हमने किसको डिफाइन किया था, वोल्टेज को, वो किसके बराबर थी, वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। उसके बाद हमने डिफाइन किया था वी इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ के तहत था। उसके बाद हमने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। उसके बाद हमने क्या कहा था कि वन अपॉन आर पी रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई आर थ्री। उसके बाद हमने क्या कहा था, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो हीट होती है, पावर होती है, वो किसके बराबर होती है, वी आई के। यही पावर जो है किसके बराबर होती है, यही पावर होती है आई स्केयर आर के बराबर भी, और यही पावर होती है हमारे पास वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर के बराबर भी। और उसी तरीके से हमने ये कहा कि हीट किसके बराबर होती है, वी आई टी के। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, हीट जो है वो आई स्केयर आर टी के बराबर भी जो है होती है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ पे इतने फार्मूले पढ़े। और रेजिस्टेंस का हमने क्या कहा, एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। और रेजिस्टिविटी का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। करंट का जो हमारे पास एसआई यूनिट होता है वो एम्पेयर। वोल्टेज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट्स। और करंट को नापने के लिए जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं, एम मीटर। और उसी तरीके से वोल्टेज को नापने के लिए जो मशीन होती है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है,